हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री टेस्ट सेट ए सेकंड। इससे पहले हमने ए फर्स्ट, बी फर्स्ट, सी फर्स्ट और डी फर्स्ट 4 सेट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंतर्गत केमिस्ट्री के आपके 3 चैप्टर हो गए थे। एक था सॉल्यूशन, दूसरा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और तीसरा था आपका केमिकल काइनेटिक्स। ये तीनों चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं और तीनों ही चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब जो हमारा जो सीरीज शुरू हुई है ए सेकंड, बी सेकंड, सी सेकंड और डी सेकंड की, उसके अंतर्गत हमारे पास फिर से चैप्टर जो हैं, उनमें पहला चैप्टर आपके पास है आपके पास में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तीसरा है आपके पास में हेलो एल्केन एंड एरीन और चौथा है एल्कोहल फिनॉल। इस चैप्टर का तीसरा जो पार्ट होता है ईथर, वो इसके अंदर हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया हुआ है। सही है। तो अब देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 25 है, इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा, इसके लिए सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ेगा वो है, हमने एक तत्व मान लेना है Mn, होता भी है 25 मैग्नीज का ही होता है और उसका परमाणु क्रमांक कितना है 25। तो अगर हम इसे देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जब हम करेंगे तो डी ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे और पांचों के पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास हो जाता है n का मान 5 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास एक सूत्र होता है चुंबकीय आघूर्ण का, पृथक्करण सूत्र जिसे बोलते हैं, या स्पिनोली फॉर्मूला बोला जाता है, म्यू बराबर √n n+2। तो इसके अंतर्गत 5 हमें यहाँ रख देंगे और 5 + 2, और जब हम इसे करेंगे 5 और 2 7 पंजे 35। सही है। तो ये आ गया। अब ये आंसर तो मैच नहीं कर रहा है इनमें से किसी में, तो हम इसका करेंगे वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो 35 को अगर हम लोग वर्ग ज्ञात करेंगे वर्गमूल, तो 5 से 5 पंजे 25। तो यहाँ कितने बचेंगे 0, 3 में 2 1 बचेगा, 5 और जोड़ के 10 हो गया, दशमलव लगाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे और चूंकि ये लगभग 9 बार जाएगा तो 9 ने 81, 9 एकम 9, तो लगभग इतना आंसर आ रहा है। देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। 5.91, 5.82, 3 ये तो है ही ना दोनों ऊपर वालों में से, इसमें से पहला वाला आंसर हमारा सही है। अब इसके बाद अगला है के, यानी एक ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका सूत्र दिया हुआ है और इसके अंदर उसने कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर हमसे पूछी है। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोबाल्ट है और ये ब्रैकेट में जो इसने एक लिगेंड दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे कार्बोनिल भी बोला जाता है। तो इसमें हमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर मांग रहा है, तो इसके लिए हमें पता कैसे होनी चाहिए, इनकी पता होनी चाहिए और इनकी पता होनी चाहिए। तो देखिए, पोटेशियम की तो होती है +1, तो हम यहाँ +1 लिख देते हैं, और CO को मान लीजिए X, यानी कोबाल्ट को, प्लस कार्बोनिल क्लोराइड, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो होती है 0। तो यहाँ 4 ब्रैकेट में 0 बराबर 0, तो ये आपका केस निकल के आएगा x बराबर, तो चूंकि ये 4 से 0 की गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा और प्लस का 1 जो है बराबर में जाकर -1 होगा। पहचान लेते हैं कौन सी सही है, इसमें से लास्ट वाली सही है। ठीक है। तो ये दोनों विकल्प थे आपके, ये दोनों विकल्प का आंसर पहले वाले का 5.91 है और दूसरे वाले का -1 है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, लेंथनेट अकुंचन क्या है। इसे संकुंचन या अकुंचन जो भी हो वो लिखा होता मिलेगा आपको बोर्ड में। लेंथनेट अकुंचन के परिणाम क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं लेंथनेट संकुंचन या अकुंचन होता क्या है। देखिएगा, नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारे पास नाभिक है, नाभिक से इधर की तरफ ये कक्षाएं हैं और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक क्योंकि पॉजिटिव आवेशित होता है, प्रोटॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि बीच में भी अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन हो के, तो वो क्या करेंगे,
इसके लिए जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए एक तरीके से स्क्रीन का काम करेंगे, यानी ढक देंगे उसके आकर्षण को, जो भी नाभिक इसके ऊपर लगा रहा होगा। अगर ये इसके सामने ठीक आ गए तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी आवेश नाभिक के द्वारा जो लगाया गया आकर्षण बल होता है, जिसे हम शॉर्ट में हम ज़ैफ करके भी इंडिकेट कर देते हैं, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसे बोला जाता है, वो नहीं लग पाएगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन दूर दूर हुए तो क्या होगा, नाभिक के ठीक सामने ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन सामने आएगा, चूंकि नाभिक का आवेश ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अंदर की तरफ को घूमने लगेगा, जिससे क्या होगा, इसकी जो कक्षा जो होगी वो हो सकता है वो थोड़ी सी अंदर हो जाए। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, अब जब आकर्षण कारण वो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमने लगेगा, इस जगह पर। तो इतनी बीच में ये कमी आ गई एक तरीके से त्रिज्या में। इस त्रिज्या में होने वाली जो कमी है इसी को कहा जाता है लेंथनाइट अकुंचन या सकुंचन। समझते हैं इसे क्या कहेंगे? तो देखिएगा, लेंथनाइट अकुंचन लेंथनाइट श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनकी परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं लगातार घटती जाती हैं। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, जैसे इसको ऐसे मान लीजिए, जैसे जैसे इसका मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आकर्षण बढ़ता जाएगा, और आकर्षण बढ़ता जाएगा तो त्रिज्या अंदर की तरफ को आती जाएगी। तो क्या कह रहा है वो, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनकी परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं लगातार घटती जाती हैं। परमाणु व आयनों की त्रिज्याओं में होने वाली ये कमी क्या कहलाएगी, लेंथनाइट अकुंचन कहलाती है। अब इस अकुंचन का कारण कौन होता है, इससे फायदा या नुकसान जो भी कुछ मानेंगे आप, उसका कारण ये होता है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो घट जाता है, और इससे क्या हो जाता है, फिर जेड इफेक्ट बढ़ जाता है। क्लियर? जेड इफेक्ट को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, और स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव के घटने के कारण जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है, और इससे परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, लेंथनाइट अकुंचन कहा जाता है। अब परिणाम, क्योंकि सवाल में आगे क्या कह रहा है, लेंथनाइट अकुंचन के परिणाम क्या होंगे। तो देखिएगा, लेंथनाइट अकुंचन के कारण जो जर्कोनियम व हाफेनियम है, इनकी परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान हो जाती हैं, जिसके कारण उनके गुणों में भी क्या देखने को मिलती है, समानता देखने को मिलती है। इसलिए अगर हम इन्हें अलग भी करना चाहें तो बड़ा मुश्किल से अलग हो पाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास में, ये दे रखा है आपका क्वेश्चन, पायरोलुसाइड अयस्क से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि लिखिएगा, इसके दो ऑक्सीकारक गुणों की समीकरण भी लिखिएगा। सही है? तो पायरोलुसाइड अयस्क से अगर हमें इसे बनाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आंसर डाल देते हैं। आंसर नंबर हमारे पास कौन सा है, 4। तो पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बनाने की विधि। देखिएगा, तो हमारे पास जो पायरोलुसाइड से इसकी लैंग्वेज अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर खाली समीकरण लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, नंबर दोनों में मिल जाएंगे। तो पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की जो विधि होती है उसमें पायरोलुसाइड अयस्क का सूत्र पता होना चाहिए। उसका सूत्र होता है MnO2। इसकी जो क्रिया होती है वो किसी क्षार, और मोस्टली हम लोग क्षार लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में से भर्जन कराते हैं। भर्जन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ में से जलाना या फिर गर्म करना। क्लियर? तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 प्लस आपका बनता है इसके साथ में H2O यानी कि जल। क्योंकि देखिएगा, यहाँ अगर अम्ल या क्षार हो लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में जल जरूर निकलेगा। केमिस्ट्री में जितनी भी ज़्यादातर रिएक्शंस होती हैं 90% उनमें ये क्रिया देखी गई है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग में ये भी भर लीजिएगा कि अगर इधर अम्ल या क्षार में से कुछ रखते हो तो इधर की तरफ ऑटोमेटिकली जल को निकाल दीजिएगा। अब इसे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करना बड़ा सिंपल सा काम होता है, ये सिर्फ अनुभव और प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतनी ही आसानी से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर पाओगे। अब देखिएगा, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग जो काम करते हैं वो ये होता है कि दोनों तरफ तत्व जो हैं उनकी जो संख्या है वो सम और विषम को देखा जाता है। अगर विषम संख्या कहीं बैठ रही है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर सम में कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ ऑक्सीजन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन विषम में जा रही है, तो हमने क्या करा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन को सम में कर दिया, यहाँ क्या लगा दिया, 2 लगा दिया।
अब अगर हमने यहाँ 2 लगा दिया तो 2 दूनी 4 क्या ऑन हो गए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम भी बराबर कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 हाइड्रोजन। अब 4 हाइड्रोजन होने से क्या हुआ, पोटेशियम भी 4 हो गए, तो पोटेशियम को 4 करने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2 दूनी 4, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा Mn भी, चूंकि 2 हो चुके हैं तो Mn को हमने यहाँ पर 2 कर लिया। अब अगर हम देखते हैं तो हर चीज़ हमारी बराबर हो जाती है, 2 दूनी 4 और 2 6 और 4 10 ऑक्सीजन हो रही है, 4 दूनी 8 और 2 10 ऑक्सीजन हो रही है। अभी हमारा जो बना है ये बना है पोटेशियम मैग्नेट, और हमें बनाना है पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के लिए K2MnO4 का क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकरण कर देते हैं और ये बदल जाता है KMnO4 में, और साथ में बनता है KCl। अब बैलेंस करने के लिए हमें करना क्या होगा कि हम लोगों को पोटेशियम तो 2 जगह है, क्लोरीन आपकी एक ही जगह, हाँ, तो इसमें पोटेशियम 2 जगह है, यहाँ 2 जगह है, बराबर है, क्लोरीन 2 है और यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो हमने क्या लगा यहाँ पर 2 लगा दिया। अगर हमने यहाँ 2 लगाया तो 2 पोटेशियम और 1 पोटेशियम कितनी हो गई, 3 पोटेशियम, और यहाँ पे पोटेशियम कितनी है केवल 2, तो हमें इसे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम को भी बराबर करने के लिए यहाँ पर भी सम को सम करना पड़ेगा, तो 2 2 4, तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसका फायदा देखते हैं क्या हुआ है कि Mn ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, और इस तरीके से हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट बन गया है। अब आगे वो क्या कह रहा है, इसके 2 ऑक्सीकारक गुणों की समीकरण भी लिखिएगा। तो देखिएगा ऑक्सीकारक गुण जो होते हैं वो असल में इसके ऑक्सीकरण करने की क्षमता होती है, तो यहाँ लिख देते हैं हम ऑक्सीकारक गुण कितने मांग रहा है 2, तो पहला हम लोग लिख लेते हैं, एक हाइड्रोजन सल्फाइड होता है और अगर हम उसका ऑक्सीकरण करें तो सल्फर में बदल जाता है, तो यहाँ हम हेडिंग डालेंगे बोर्ड में H2S का सल्फर में ऑक्सीडेशन। अब चाहो तो इसमें भाषा लिख सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो देखिएगा क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बड़ा सिंपल सा है कि ये जो रिएक्शंस होती हैं जिसका जितने भी ऑक्सीकारक गुण होते हैं इसके, वो मोस्टली अम्लीय माध्यम में होते हैं। तो आपसे हो सकता है वो ये भी कह सकता है कि अम्लीय माध्यम में बताइए। ये क्वेश्चन जो ये मैंने हेडिंग डाली है इसको इस तरीके से पूछा सकता क्या होता है जब हाइड्रोजन सल्फाइड के अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट क्रिया करता है, या पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रवाहित की जाती है। किसी भी तरीके से आएगा, सवाल एक सा होगा और आंसर वही देना पड़ेगा जो इस समय आप लोग लिख रहे हो। पहले हम लोग क्या करते हैं KMnO4 लिख देते हैं। अम्लीय माध्यम में ज़्यादातर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, H2SO4 का, और साथ में हम लोग क्या लेके रहे हैं H2S, और इसको किस में बदलना है, सल्फर में। अच्छा, साथ में क्या होगा कि पोटेशियम जो होगा वो सल्फर से क्रिया करके क्या बनाएगा K2SO4, साथ में Mn जो है Mn बनाएगा MnSO4, और अब बचेगा हमारे पास, मैंने अभी ऊपर वाली रिएक्शन में भी ये बात बताई थी कि अगर कहीं पर अम्ल या क्षार हो तो बराबर में जल निकलता है। देखिएगा यहाँ पर अम्ल है तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर H2O। अब करते हैं इस रिएक्शन को बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए देखिएगा वही तरीका, पहले विषम जो भी हो सम करो, तो K यहाँ पर 2 है तो K को हमने यहाँ पर 2 कर लिया। अब इससे क्या हुआ, Mn 2 हो गए तो Mn को भी हमने 2 कर लिया। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ की जो क्योंकि देखो यहाँ पर जो सल्फेट है ये पूरा का पूरा सल्फेट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर सल्फेट आ रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होंगी वो यहाँ और यहाँ बराबर बैलेंस हो जाएंगी। अब ये जो ऑक्सीजन है 4 दूनी 8, ये ऑक्सीजन पूरी की पूरी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब 8 दूनी 16 हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन दोनों जगह है, हम यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, तो इससे बेहतर है पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ सल्फेट बराबर कैसे हो रहे हैं। तो सल्फेट बराबर के लिए 2 सल्फेट और 1 सल्फेट 3 है, तो 3 सल्फेट हमने यहाँ पर लगा दीजिए। अब 3 सल्फेट लगाने से फायदा ये हुआ कि हमारे पास जो 8 दूनी 16 हाइड्रोजन बराबर करने थे वो यहाँ पर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन ऑलरेडी हो चुके हैं। अब बचते हैं हमारे पास 8 दूनी 16 में से 3 दूनी 6 गए, बचे 10, तो हमने यहाँ क्या करा 5 दूनी 10 हाइड्रोजन हमें यहाँ पर रखने पड़ेंगे। अब चूंकि 5 सल्फर बचे हैं तो यहाँ पे क्या कर दिया 5 सल्फर। ये रिएक्शन हो चुकी है आपकी बैलेंस। अब अगली रिएक्शन जो है वो नंबर 2 पर ले लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड का, Ki का I2 में ऑक्सीडेशन। देखिएगा बोर्ड के लिए एक आप टिप्स समझ लीजिए कि रिएक्शन को कभी भी, जैसे ये रिएक्शन है थोड़ी लेंथी पड़ जाती है बच्चे के लिए, तो वो क्या करे इसे रफ कॉपी पे कर ले पहले, यानी आपकी कॉपी जो होती है बोर्ड की उसके सबसे पीछे वाले पेज पर कर दें। करने के बाद वहाँ बैलेंस करें, जिससे जितनी भी काटा पीटी होगी वो उसी जगह पर हो जाएगी। और पहला काम आपको क्या करना है, रिएक्शन को कंप्लीटली लिख देना है बिना बैलेंस किया हुआ। पहला तो आपको उद्देश्य ये होना चाहिए, और उसके बाद बैलेंस करने का तरीका सीखना है,
क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे रिएक्शन आधी अधूरी छोड़ जाते हैं। तो देखिए आधी अधूरी रिएक्शन में तो कोई नंबर नहीं मिलने का है, ये क्लियर समझ लीजिए। केमिस्ट्री के जिस इस पार्ट में जो हम कर रहे हैं, ये पार्ट नंबर या तो देगा, अदरवाइज नहीं देगा। बीच का ऑप्शन सिर्फ इतना सा है कि आपने कंप्लीटली रिएक्शन लिखी है और उस रिएक्शन को बैलेंस करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप ऐसी की ऐसी छोड़ आए हो, तब हो सकता है जो एग्जामिनर हो वो आप पर तरस खाकर आपको नंबर दे दे। ये भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करना आपका दायित्व होगा। अब देखिएगा, अब दूसरी रिएक्शन हमने किससे कही, के आई का। तो अगर हम यहाँ पे ले लें फिर से यही KMnO4, कौन सा अम्लीय माध्यम ज्यादातर हम लोग लेते हैं, H2SO4 प्लस KI, पोटेशियम आयोडाइड को किस में बदलना है, हम I2 में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। साथ में K जो होगा वो K2SO4 बनाएगा, साथ में Mn जो होगा वो MnSO4 बनाएगा, और साथ में बनेगा आपका H2O। बैलेंस करने के लिए वही तरीका अपनाएंगे। K कितने हैं, 2 हैं, तो K को बराबर कर दीजिए, 2 Mn है, Mn को बराबर कर दीजिए, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन कर दीजिए, 8 दूनी 16 हाइड्रोजन है। तो देखिए हाइड्रोजन और कहीं तो है नहीं, हमें यहीं पर हाइड्रोजन बराबर करने पड़ेंगे, 8 दूनी 16। अब क्या होता है, सल्फेट हमारे पास हो रहा है 8। अब यहाँ सल्फेट 2 है और यहाँ है कि 3 सल्फेट है, और चूंकि हमें करने हैं 8 सल्फेट करने हैं, तो 2 सल्फेट तो यहाँ हो गए। अब कितने बचते हैं, 5 सल्फेट बचते हैं, नहीं 6 सल्फेट बचते हैं। देखिएगा 2 सल्फेट, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 सही है, हाँ 2 सल्फेट यहाँ हो गए, 6 सल्फेट बचते हैं। तो 6 और 2 8 सल्फेट हो गए। अब 6 दूनी 12 पोटेशियम में से 2 पोटेशियम आए हैं, तो यहाँ कितनी बची हैं, 10 यहाँ लगा दीजिए, और 10 I का मतलब होता है 5I2। ये रिएक्शन हो चुकी है आपकी बैलेंस। चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो आपसे कह रहा है आयनन एवं हाइड्रेटेड समायुक्ता को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिएगा आयनन और हाइड्रेटेड समायुक्ता क्या है ये समझ लेते हैं। तो वो ये है, देखिए डेफिनेशन होती है, ऐसे उपसे संयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु ये जल में घुलकर अलग अलग आयन देते हैं, आयनन समायोगी कहलाते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। देखिएगा एक एग्जाम्पल तो ये लिखा हुआ है, पेंटामीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, और दूसरा एग्जाम्पल ये है पेंटामीन ब्रोमीडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। अगर हम इसे देखेंगे तो ये एक उपसे संयोजक यौगिक है, और उपसे संयोजक यौगिक की खासियत ये होती है कि जो ब्रैकेट आपको दिख रही है इतना बीच का ये स्टेबल होता है, यानी जल में घुलकर अपनी पहचान बनाए रखता है। तो अगर जल में घोला भी तो ये ब्रोमाइड आयन देगा, और अगर ये घुलेगा तो जल में सल्फेट आयन देगा। लेकिन दोनों को अगर हम देखते हैं तो दोनों के अंदर समान लिगेंड आ रहा है, समान आयन आ रहा है, समान ही केंद्रीय धातु है। तो असल में ये कैसे होगा, ये होगा आयनन समावयवी। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन किसकी मांग रहा है, वो हाइड्रेटेड समावयवता की। तो हाइड्रेटेड समावयवता किसे कहते हैं, ऐसे उपसे संयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनमें उपस्थित H2O के अणु लिगैंड अथवा क्रिस्टलीय जल या दोनों रूपों में विद्यमान होते हैं, हाइड्रेटेड समावयवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में ये आ रहा है, देखिएगा यहाँ पर H2O जो है वो लिगैंड के रूप में है, यहाँ पर H2O लिगैंड के रूप में भी है और बाहर भी दिख रहा है। लेकिन अगर हम देखते हैं दोनों में तो 6 H2O यहाँ है और 5 और 1 6 H2O यहाँ है, Cl 3 है, Cl यहाँ 3 है, तो यानी कि दोनों का अणुसूत्र तो सेम है, लेकिन दोनों के अंदर H2O जो है वो अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अगला है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, होमोलेप्टिक व हेट्रोलेप्टिक संकर। उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। होमोलेप्टिक व हेट्रोलेप्टिक संकर वे कॉम्प्लेक्स जिनमें समान लिगैंड केंद्रीय धातु से जुड़े हों होमोलेप्टिक संकर कहलाते हैं, जबकि वे कॉम्प्लेक्स जिनमें विभिन्न प्रकार के लिगैंड केंद्रीय धातु से जुड़े हों हेट्रोलेप्टिक संकर कहलाते हैं। बड़ा सिंपल सा समझना है, देखिएगा ये केंद्रीय धातु होती है और ये जो होते हैं वो होते हैं आपके लिगैंड। अगर ये सेम है, चाहे 2 हैं 4 हैं या 6 हैं, अगर ये समान है तो वो तो होमोलेप्टिक कहलाएंगे, और अगर ये अलग अलग प्रकार के हो गए, जैसे यहाँ 4 साइनाइड हैं और 2 क्लोराइड हैं, तो ये हो गया आपका हेट्रोलेप्टिक संकर। अगली चीज आपसे मांग रहा है कीलेट प्रभाव किसे कहते हैं। देखिए कीलेट किसे कहा जाता है, जब द्विदंती या बहुदंती लिगैंड धातु आयन से जुड़कर 2 या 2 से अधिक रिंग बना लेता है तो ये घटना कीलेशन कहलाती है, और इस प्रभाव को कीलेट प्रभाव कहते हैं। द्विदंती या बहुदंती, तो वैसे आपके कोर्स में एक द्विदंती ये है, इथाइलिन डाइएमीन कह सकते हैं, इसे एथेन 1,2 डाइएमीन भी कहा जा सकता है। कॉपर के साथ अगर रिएक्शन करता है तो कॉपर के साथ में इस तरीके से ये उपसे संयोजक बंधों से जुड़ जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक रिंग मिलेगी, देखिएगा मिल रही है, इस रिंग को ही कहा जाता है, क्या कहते हैं, कीलेट रिंग। याद रखिएगा, मैं हिंदी में यहाँ पर लिख देता हूँ, कीलेट रिंग।
क्लियर। और ये जो क्लियर रिंग होती है ये असल में किसी भी उपसे संयोजक यौगिक की स्टेबिलिटी को बढ़ाती है, यानी कि उसके स्थायित्व को बढ़ाने का काम करती है। क्लियर। देखिएगा अगला सवाल आपको कह रहा है क्लोरोबेंजीन से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। 3 नंबर का सवाल है, लिख लेते हैं। आंसर नंबर आपका है 7। तो पहला चीज क्या प्राप्त करवा रहा है, एनिलीन। तो यहाँ पे लिख देते हैं एनिलीन। तो एनिलीन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन होगी, इसकी रिएक्शन कराई जाती है अमोनिया से। उपस्थिति में आप लोग यहाँ पर ले सकते हो CuOCl या फिर CuO, सही है। और अगर टेम्परेचर की बात करें 473 केल्विन होगा और 60 ATM करीब इसमें दाब होता है। क्लियर। अच्छा, अगर आप ये भूल भी जाते हो तो यहाँ पर आप उच्च ताप और उच्च दाब का प्रयोग भी कर लेना है। और क्या बना लेना है हमें, एनिलीन C6H5NH2 और साथ में आपका क्या निकल के जाएगा, HCl। अच्छा, दूसरी चीज आपसे क्या बनवा रहा है वो आपसे, डाइक्लोरोबेंजीन। नंबर दूसरी, डाइक्लोरोबेंजीन। तो देखिए डाइक्लोरोबेंजीन कैसे बनेगी, इसकी ये असल में एक इलेक्ट्रॉन दागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इसमें हमें बेंजीन को ऐसे लेना पड़ेगा, यहाँ Cl है, इसकी रिएक्शन Cl2 से कराते हैं, यहाँ पर FeCl3 और डार्क यानी अंधेरा। तो यहाँ पर ये ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है, तो एक बार Cl यहाँ पर एक बार ऑर्थो पर लगेगा और इसी तरीके से आपके पास में एक बार Cl यहाँ पर एक बार पैरा पर बनेगा। तो डाइक्लोरोबेंजीन मांग रहा है। अब चाहे आप इसे डाइक्लोरोबेंजीन मान ले या इसे आप डाइक्लोरोबेंजीन मान सकते हैं। और तीसरी रिएक्शन हो रही है डाइफेनिल। अच्छा, ये रिएक्शन को आप लोग या एक नाम और याद रखिएगा, ये अभिक्रिया फिटिक अभिक्रिया के नाम से भी जानी जाती है, सही है। तो इसमें करते क्या है कि क्लोरोबेंजीन को हम 2 अणु लेते हैं कुछ इस प्रकार से, थोड़ा आसान भी पड़ जाता है। बीच में सोडियम रखते हैं और एक क्लोरोबेंजीन का अणु यहाँ करके उल्टा करके लिख देते हैं। और उपस्थिति जो होती है वो यहाँ पर शुष्क ईथर लिया जाता है और यहाँ पर दोनों बेंजीन की रिंग आपस में एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाती हैं, C6H5 बॉन्ड C6H5। क्लियर। इसे कहा जाता है डाइफेनिल और NaCl अलग हो जाता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए क्योंकि 2 Cl है, और बैलेंस करने के लिए सोडियम को यहाँ 2 कर दीजिएगा। अब देखिएगा अगला सवाल कह रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है बेटा, एल्किल क्लोराइड की जलीय KOH से अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल बनता है, लेकिन एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। असल में आधा पार्ट जो है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और आधा पार्ट जो है वो विलोपन अभिक्रिया है। यानी प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी को हटाकर उसकी जगह बैठ जाना, और विलोपन का मतलब होता है किसी को हटाए बगैर उसके अंदर के किसी परमाणु को या परमाणुओं के समूह को अलग कर देना। देखिएगा इसका आंसर क्या बनेगा, जलीय विलयन में KOH पूर्णतः आयनित हो जाता है। आप जानते हो अम्लीय क्षार जल में घुलकर आयन देते हैं, OH आयन देगा, ये OH आयन देता है जो प्रबल नाभिक से नहीं होने के कारण प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, और कम क्षारीय होने के कारण क्योंकि इतनी अच्छा क्षार नहीं होता है, स्टेबल हो जाता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन नहीं हटा पाता, इसलिए एल्कोहल बनता है। अर्थात यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं, R ले लेते हैं, CH2 ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग Br ले लेते हैं। मान लीजिए Br लिख दिया और रिएक्शन कराते हैं हम KOH से। अच्छा, यहाँ पर रिएक्शन पे यहाँ पर लिखना ज़रूरी है जलीय, क्योंकि यही चीज़ जो है ये डिपेंड करेगी कि आप क्या निकालना चाह रहे हो। तो RCH2 प्रतिस्थापन हो जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, KBr अलग हो जाएगा। जबकि दूसरी ओर क्या हो रहा है, एल्कोहलिक विलयन में ROR मतलब ये एल्कोक्साइड आयन होता है की उपस्थिति होती है जो OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन से अधिक क्षारीय होने के कारण आसानी से विलोपन अभिक्रिया दे देता है। याद रखिएगा यहाँ हो रही है विलोपन अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या होता है, CH2 बॉन्ड CH2 और यहाँ जैसे Br है। अब इसकी रिएक्शन हमने किससे कर दी, KOH से। कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक, शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसा करके। तो होगा ये कि एक तो KBr ये निकलेगा ही निकलेगा, KBr
साथ में ये जो OH होगा वो इसके H बीटा से, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा हो गया, बीटा से हाइड्रोजन निकालकर H2O बना लेगा। अब चूंकि देखिए बनाता तो RO है, क्योंकि यहाँ का OH तो इसके H से रिएक्शन करके H2O पहले बना लेता है। अगर रिएक्शन की क्रियाविधि समझेंगे तो ये जो हाइड्रोजन जाएगा वो असल में RO के पास में जाएगा, यानी एल्कोक्साइड आयन के पास जाएगा। लेकिन चूंकि हम लोग बिना क्रियाविधि के कर रहे हैं रिएक्शन, तो समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि ये OH इस H से रिएक्शन करके H2O बनाता है। बचता क्या है, R बचता है, यहाँ CH बचता है, डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH2, ये क्या बन गई आपके पास, एल्कीन। क्लियर। चले भाई, अब अगला जो स्टेप है आपके पास में, रिएक्शन जो मांग रहा है